नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं हेल्थ एंड वेलनेस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने के 100% चांस है। तो ये वीडियो होने वाला है वीव्यू का सेमेस्टर 1 के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा तथा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम परिचय देख लें। स्वास्थ्य मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्य अच्छे तरीके से कर सकता है। स्वस्थ केवल बीमार ना होने की स्थिति नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने की अवस्था है। तो आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखना है कि स्वस्थ केवल बीमार होना नहीं है, ये सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहने की अवस्था है। स्वास्थ्य की परिभाषा ये WHO द्वारा दिया गया है, इसे भी आप लोग देख लेंगे। अब स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक को जरा देख ले। सबसे पहला आता है शारीरिक वातावरण। वातावरण, अगर हवा स्वच्छ होगी, शुद्ध पानी शुद्ध होगा, साफ सुथरा वातावरण रहेगा, तो ये स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जबकि प्रदूषण और गंदगी का इसका नकारात्मक होता है, मीन्स इससे बीमारियां आती है। जैविक कारक, जैविक कारक मीन्स ऐसे कुछ कारण होते हैं जिनसे ना माता पिता से बच्चों में रोग बढ़ जाता है, जैसे कि हृदय रोग परिवार से मिल सकता है। अगला है जीवन शैली। अगर जीवन शैली खराब होगी, खराब नींद होना, व्यायाम ना करना, जंक फूड खाना, नशा करना, ये सब से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अगला कारण होगा सामाजिक वातावरण। मीन्स अगर आपके मित्रों, परिवार के साथ अच्छा संबंध है, तो आपका मानसिक मानसिक रूप से आप मजबूत बन सकते हो। अगला आता है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का मतलब होता है, आर्थिक स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं, भोजन, जीवन स्तर को प्रभावित करती है। गरीब लोग को उचित इलाज नहीं मिल पाता। अब ये जो छठा पॉइंट है, स्वास्थ्य सेवाएं, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। अब निष्कर्ष समझ लेते हैं। स्वास्थ्य एक संतुलित अवस्था है जिसमें शरीर, मन, समाज का अच्छा संबंध होता है। स्वस्थ जीवन के लिए सभी कारकों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि है झारखंड में स्वास्थ्य की स्थिति का वर्णन कीजिए। मीन्स झारखंड में स्वास्थ्य स्थिति कैसी है। तो मैं आपको शॉर्ट में ही बता दूं कि झारखंड में स्वास्थ्य स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बट इसमें ना सुधार निरंतर किया जा रहा है। मीन्स हम लोग विकास की ओर पहुंच ही रहे हैं। परिचय देख लीजिए। झारखंड भारत का एक विकासशील राज्य है। यहाँ अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहती है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई समस्याएं मौजूद है। स्वास्थ्य स्थिति के मुख्य बिंदु देख लें। पहला है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर जितना कम होगा, मतलब राज्य का स्वास्थ्य उतना अच्छा है। अभी झारखंड में शिशु मृत्यु दर धीरे धीरे घट रहा है, मीन्स स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। अगला है मृत मृत्यु स्वास्थ्य। मीन्स गर्भवती महिलाओं को उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही, इससे मृत्यु मदर अधिक हो रहा है। कुपोषण, झारखंड में ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनके कारण उन्हें ढंग से खा भोजन नहीं मिल पाता, जिस कारण उन्हें कुपोषण होता है। अगला है संक्रामक रोग। मलेरिया, टीबी, डायरिया जैसे रोग आम है। गंदा पानी और खराब स्वच्छता इनका मुख्य कारण है। अगला है स्वास्थ्य सुविधाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल और डॉक्टर की कमी है। शहरों में सुविधाएं बेहतर है, लेकिन सभी के लिए सुलभ नहीं है। अब देख लेते हैं सरकारी प्रयास में, ऐसे प्रयास जो सरकार द्वारा किए गए हैं ताकि झारखंड में स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो सके। इसमें है राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसका काम है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मतलब होता है कि हर एक गांव में ये हॉस्पिटल खुल सके। टीकाकरण कार्यक्रम, जिसमें बच्चों को वैक्सीन दी जाती है। पोषण योजनाएं चला रही है। पोषण योजनाओं का एक मुख्य उदाहरण है मिड डे मील, जो कि आप स्कूलों में खाना मिलता है। निष्कर्ष, झारखंड की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और जागरूकता की स्थिति में सुधार हो सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है भारत में स्वास्थ्य की स्थिति का वर्णन कीजिए। पिछले क्वेश्चन में हमने झारखंड किया था, अब हमें भारत में करना है। तो भारत का भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि आज़ादी से पहले भारत का स्वास्थ्य में स्थिति काफ़ी ख़राब था, लेकिन आज़ादी के बाद चीज़ें बेहतर हुई, लेकिन उतनी भी बेहतर नहीं हुई। अभी भी बहुत सारी खामियां हैं जिन्हें हमें दूर करने की आवश्यकता है। तो आइए परिचय में समझ लें। भारत एक विकासशील देश है जिसमें जनसंख्या बहुत अधिक है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कई समस्याएं मौजूद है। मुख्य स्वास्थ्य संकेतक,
जीवन प्रत्याशा मीन्स कितना लंबा आयु होगा। अब ये जितना लंबा आयु होगा स्वास्थ्य में देश का उतना अच्छा भूमिका होगा। अब भारत में जीवन प्रत्याशा पहले की तुलना में बढ़ी है। इसके कारण है बेहतर चिकित्सक सुविधाएं। शिशु मृत्यु मृत्यु दर, इसका मतलब शिशु मृत्यु दर जितना कम होगा स्वास्थ्य उतना बेहतर होगा। मृत्यु दर ये वही है, जन्म देने के समय गर्भवती महिलाएं की मृत्यु हो जाती है, ये भी जितना कम होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति उतनी बढ़ेगी। अगला टॉपिक देख ले जो कि है रोग का बोझा। मीन्स भारत में संक्रामक और गैर संक्रामक दोनों प्रकार के रोग पाए जाते हैं। अब संक्रामक में आप देखोगे कि भारत में आज भी मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां हैं, जबकि गैर संक्रामक बीमारियां भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिनमें हृदय रोग आ रहा है, डायबिटीज़ आ रहा है, मधुमेह रोग आ रहा है, कुपोषण। भारत में एक बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जहाँ पे खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं है, जिस कारण कुपोषण एक गंभीर समस्या बना हुआ है। स्वास्थ्य प्रणाली देख लें, भारत में सरकारी और निजी दोनों प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं। सरकारी में सेवाएं सस्ती है लेकिन भीड़ भाड़ वाली होती है। निजी की सेवाएं अच्छी है लेकिन निजी की सेवाएं काफ़ी महंगी है। सरकारी योजनाएं देख ले, ऐसी योजनाएं जो सरकार द्वारा लाई गई, इसमें आयुष्मान भारत एक है। आयुष्मान भारत के तहत गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो सकता है। स्वच्छ भारत मिशन एक और पहले, स्वच्छ भारत मिशन साफ सफाई की राह दिखा रहा है जिससे लोग कम बीमार पड़े। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का है कि हर एक गांव में अस्पताल का निर्माण हो सके। जैसी योजनाएं स्वास्थ्य सुधार के लिए चलाई जा रही है। निष्कर्ष समझ लेते हैं, भारत में स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार हुआ है लेकिन सभी लोगों तक समान और सस्ती सुविधाएं पहुंचना अभी भी एक चुनौती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि है योग क्या है, योग के विभिन्न प्रकार तथा योग का महत्व बताएं। तो हम सबको पता है ना कि योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग का क्या अर्थ होता है? जोड़ना। अब ये आपके ऑब्जेक्टिव में दिख सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दिख सकता है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग भारत की प्राचीन परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। योग शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक विधि है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि यह जीवन जीने का एक संपूर्ण प्रणाली है। इसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ना है, व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना है। योग के प्रकार पढ़ ले। पहला है हठ योग। हठ योग शरीर मैं अगर बताऊं सिंपली तो ये जो हठ योग है इसका काम है शरीर को मजबूत और लचीला बनाना। राजा योग है, इसका काम है मानसिक नियंत्रण। कर्म योग जो है इसका काम है निष्ठित सेवा सिखाना। भक्ति योग जो है इसका काम है भक्ति और प्रेम का भावना उत्पन्न करना। ज्ञान योग है जीवन को सच्चाई से जीना और समझना। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है योग के प्रकार, लेकिन योग का महत्व काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब योग के महत्व को समझ लें। सबसे पहला है शारीरिक स्वास्थ्य। हमें पता है योग करने से शरीर मजबूत बनता है। मानसिक स्वास्थ्य, योग करने से चिंता और तनाव कम होता है जिसके कारण मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, या मन को शांत भी करता है। अगला है एकाग्रता में सुधार। योग से ध्यान और स्मरण शक्ति बढ़ती है, ये हम सबको पता है। आगे देखते हैं जीवन में अनुशासन। योग नियमित और अनुशासन सिखाता है। निष्कर्ष अगर देख ले तो योग एक पूर्ण जीवन शैली है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। अब ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, शारीरिक शिक्षा क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे या तो ये आपको सेट 1 में मिल जाए या तो सेट 2 में मिल जाए, बट ये जरूर मिलेगा। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण भाग है शरीर के विकास और स्वास्थ्य सुधार के लिए दी जाने वाली शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ समझ लेते हैं। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा का प्राप्त करना। इसमें खेल, व्यायाम और शारीरिक प्रशिक्षण शामिल होते हैं। परिभाषा भी वही होगा, सेम जो इसका अर्थ है वही इसका परिभाषा होगा। शारीरिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति के शरीर, मन और सामाजिक कौशल का विकास किया जाता है। उद्देश्य देख ले जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास, हम सबको पता है कि शारीरिक शिक्षा जो है शरीर को मजबूत बनाता है। मानसिक विकास, क्योंकि ये चिंता को घटाता है और एकाग्रता को बढ़ाता है, इसीलिए ये मानसिक विकास में भी काफ़ी उपयोगी है। अगला आता है सामाजिक विकास। क्योंकि शारीरिक क्योंकि ये जो है इस विषय में आपको खेलों के बारे में बताया जाता है जहाँ टीम की भावना और का काफ़ी विकास होता है। भावनात्मक विकास या आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन को बढ़ाता है। महत्व देख लें,
स्वस्थ सुधार क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा। अनुशासन या नियमों का पालन करना सिखाता है, जिस कारण अनुशासन की भी वृद्धि होती है। व्यक्तित्व विकास, अब ये जो है व्यक्तित्व विकास में काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये आत्मविश्वास जैसे चीज़ों पे फोकस करता है। निष्कर्ष अगर समझ ले तो शारीरिक शिक्षा व्यक्तित्व के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। मैं अब बस पॉइंट में आंसर दिखा रहा हूँ, आपको इसे एक्सप्लेन करना है जैसे मैं पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं इसका 100% चांस लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। पोषक तत्व पोषक तत्वों के विभिन्नता प्रकार बताइए। अब सबसे पहले पोषक तत्व तो हमें पता ही है कि पोषक तत्व वो पदार्थ है जो भोजन में पाए जाते हैं, शरीर के विकास, ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों के प्रकार की बात कर ले जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट या शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है अब कार्बोहाइड्रेट में आने वाली चीज़ है चावल, रोटी, आलू इसके मुख्य स्रोत हैं। अगला आता है प्रोटीन। प्रोटीन यह शरीर की वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है। प्रोटीन में आने वाली चीज़ है दाल, दूध, अंडा इसके स्रोत हैं। अगला आता है वाष्प, यह ऊर्जा का भंडार है, यह शरीर में गर्मी प्रदान करता है। इसमें आते हैं तेल, घी, रिफाइन। अगला आता है विटामिन। अब विटामिन यह शरीर को रोगों से बचाता है। विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है फल और सब्जियां। अगला आता है खनिज। खनिज हड्डियों को बनाता है, रक्त निर्माण में भी मदद करता है। अब खनिज का एक मुख्य सोर्स है दूध और हरी सब्जियां। अगला आता है जल। अब सबको पता है कि जल काफ़ी जरूरी है, यह शरीर के सभी कार्य के लिए आवश्यक है। यह पाचन और तापमान नियंत्रण में भी मदद करता है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला हम लोग चलते हैं खाद्य पिरामिड की अवधारणा बताइए। अब खाद्य पिरामिड को इंग्लिश में बोलते हैं फूड पिरामिड। खाद्य पिरामिड को इंग्लिश में बोलते हैं फूड पिरामिड। अब ये कुछ ऐसा दिखता है, इसमें एक त्रिभुज आकार होता है जहाँ पे कुछ ऐसा बनाया हुआ होता है। अब ये जो है यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रूट एंड वेजिटेबल, यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोटीन और यहाँ पे मिलेगा फैट्स। अब ये जो त्रिभुज मैंने बनाया हुआ है ये बताता है कि क्या हमें खाना है और कितनी मात्रा में खाना है ताकि हमारे शरीर के लिए स्वस्थ रहे। खाद्य पिरामिड एक आहार मार्गदर्शक है जो बताता है कि हमें किन पदार्थों का कितना सेवन करना चाहिए। आधार स्तर मीन्स सबसे नीचे वाला लेवल, इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या आता है कार्बोहाइड्रेट। इसमें अनाज आते हैं जैसे चावल, गेहूँ, रोटी शामिल होते हैं। इन्हें अधिक मात्रा में खाना चाहिए क्योंकि यह ऊर्जा देते हैं। दूसरा स्तर दूसरा स्तर इनमें फल और सब्जियां आती है जो विटामिन खनिज प्रदान करती है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तीसरा स्तर इनमें दूध, दाल, अंडा और मांस जैसे प्रोटीन युक्त भोजन शामिल होते हैं। यह शरीर की वृद्धि में मदद करते हैं। सी स्तर में तेल, घी, चीनी शामिल होती है। इनका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। महत्व, इससे संतुलित आहार मिलता है, स्वास्थ्य सुधार होता है, स्वस्थ जीवन भी बनता है। ये हमें बीमारियों से भी बचाता है। निष्कर्ष, खाद्य पिरामिड एक सरल मार्गदर्शक है जो हमें संतुलित और स्वस्थ आहार लेने में मदद करती है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है संतुलित आहार की अवधारणा को समझाइए। अब जैसा मैंने खाद्य पिरामिड बताया है उसी तरह आपको संतुलित आहार भी एकदम ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। संतुलित आहार होता क्या है, एक ऐसा डाइट एक एक ऐसा थाली डाइट जिसमें आपको बराबर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन मिले, फैट्स मिले, वाटर मिले, विटामिन मिले और मिनरल मिले। अगर ये सब संतुलित मात्रा में है तो इसे हम लोग बोलते हैं संतुलित आहार। क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। आइए समझते हैं। संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। यह शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में प्रदान करता है। संतुलित आहार शरीर लेने के लिए स्वस्थ रखता है और कई बीमारियों से बचाव होता है। अब देखिए संतुलित आहार का घटक, सबसे पहले ऊर्जा देने वाला यानी कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो मैंने ऊपर बताया वही आपको लिखना है। फिर है शरीर निर्माण करने वाला यानी प्रोटीन, जो मैंने ऊपर बताया वही लिखना है। सूक्ष्म तत्व जैसे विटामिन, मिनरल, जल और फाइबर, मैंने जितना ऊपर कराया आपको वही लिखना है। संतुलित आहार का महत्व भी वही सब है जो कि खाद्य पिरामिड का था। निष्कर्ष भी वही है, मतलब आप एक क्वेश्चन कर लो आपका दोनों हो जाएगा। अब आइए आगे समझते हैं जो कि ये जंक फूड खाने के हानिकारक प्रभावों को समझाइए। जंक फूड खाने के हानिकारक प्रभावों को समझाइए। तो परिचय, जंक फूड वह भोजन होता है जिसमें अधिक मात्रा में वसा, नमक और चीनी होती है लेकिन पोषक तत्व काफ़ी कम होते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। यह स्वादिष्ट होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है।
आइए अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को समझ लेते हैं, जो कि है जंक फूड का हानिकारक प्रभाव। जंक फूड का हानिकारक प्रभाव, तो सबसे पहले है मोटापा बढ़ना। जंक फूड में अधिक कैलोरी होती है, जो शरीर में चर्बी बढ़ाती है और ये मोटापा को पैदा करती है। दूसरा है पोषण की कमी। जंक फूड में विटामिन और खनिज नहीं होता, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है। अगला है हृदय रोग का खतरा। इनमें मौजूद हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जिससे हृदय रोग हो सकता है। पाचन समस्याएं, हम सबको पता है कि जंक फूड से कब्ज और अपच की समस्या होती है। मानसिक प्रभाव, जंक फूड अधिक सेवन एकाग्रता को कम करता है और चिड़चिड़ापन को बढ़ाता है। मधुमेह का खतरा, इसमें अधिक चीनी होती है, जो रक्त संचार को बढ़ाकर मधुमेह का कारण बन सकती है। निष्कर्ष, जंक फूड स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसीलिए स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन या और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। अब ये जो प्रश्न दिख रहा है आपको, प्रश्न नंबर 10, ये एकदम मैं 100% श्योर हूँ कि ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आइए देख लें, शराब के सेवन और धूम्रपान के हानिक प्रभावों को समझाइए। परिचय, शराब का सेवन और धूम्रपान दोनों बहुत ही खतरनाक आदतें हैं। ये व्यक्ति के शरीर, मन और समाज को बुरा प्रभाव डालती है। अब सबसे पहले देख लेते हैं शराब सेवन का हानिकारक प्रभाव। यकृता को नुकसान, यकृता में लीवर खराब होता है। शराब पीने से लीवर खराब होता है, जैसे लीवर करोसिस जैसी बीमारियां पैदा हो सकती है। मानसिक प्रभाव, शराब सोचने और समझने की क्षमता को कमजोर करता है। हृदय रोग, शराब के सेवन से रक्तचाप बढ़ता है, जिससे हृदय रोग होने का खतरा है। प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होना, शराब पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। अगला है धूम्रपान का हानिकारक प्रभाव। फेफड़े में नुकसान, हम सबको पता है कि धूम्रपान फेफड़ों में नुकसान करता है या फेफड़ा कर्क रोग तक जा सकता है। कैंसर जैसी बीमारी तक हो सकती है। कैंसर का खतरा, धूम्रपान मुंह, गले और फेफड़े का कैंसर का मुख्य कारण है। हृदय रोग, धूम्रपान से हृदय रोग भी होता है और ये दिल को भी नुकसान पहुंचाता है। श्वसन समस्याएं, या सांस लेने में कठिनाइयां पैदा करता है, क्योंकि ये फेफड़े की क्षमता घटा देता है। दूसरे को प्रभाव, धूम्रपान करने वाला व्यक्ति के आसपास रहने वाले को भी इसके धुएं से प्रभावित हो सकते हैं। निष्कर्ष, शराब और धूम्रपान दोनों स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। इससे बचना चाहिए एवं एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। अब ये जो आखिरी प्रश्न है, इसमें आपके सिलेबस में ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे मधुमेह एक को बताएं, मधुमेह दो को बताएं, हृदय रोग के बारे में बताएं, मलेरिया के बारे में बताएं, टीवी के बारे में बताएं। तो इतना सारा याद करना आप संभव नहीं है। इसके लिए मैंने क्या किया है, सारे बीमारियों के कुछ कॉमन लक्षण लिख दिए हैं, मतलब सामान्य लक्षण लिख दिए हैं, उनका कारण लिख दिया है और तथा सामान्य उनका समाधान लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, जो बीमारी मिले वो आपको इसके आगे लगानी है और लिख देनी है। जैसे मैं दिखा दूँ, यहाँ मैंने मान लिया कि परीक्षा में मुझे मलेरिया के बारे में पूछा गया। किसके बारे में पूछा गया? मलेरिया के। तो मलेरिया शरीर के सामान्य कार्य को प्रभावित करती है। मलेरिया शारीरिक के सामान्य कार्यों को प्रभावित करती है, या आप लिख सकते हो हृदय रोग शरीर के सामान्य कार्यों को प्रभावित करता है। मधुमेह शरीर के सामान्य कार्यों को प्रभावित करता है। अब एक लाइन खुद से लिख देना, जैसे मलेरिया मच्छरों के काटने से होती है, हृदय रोग हृदय में तकलीफ होता है, लीवर करोसिस जो है लीवर की बीमारी, वो शराब पीने से होती है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो, आप मलेरिया के सामान्य लक्षण, यहाँ जो भी बीमारी हो आप वो डाल देना, जैसे बुखार, दर्द, ये टॉपिक भी आप लिख देना, थकान, खांसी एवं जुकाम, भूख ना लगना, उल्टी एवं मतली। अब रोग के कारण देख लें, सबसे पहले है संक्रमण। दूसरा अस्वच्छता, अस्वस्थ जीवन शैली, जैसे व्यायाम की कमी, धूम्रपान और शराब का सेवन। पर्यावरण कारण, जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, खराब मौसम। अब देखिए, समान समाधान या बचाव, स्वच्छता बनाए रखना, संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना। परिवर्तन, आराम करें, समय पर भी उपचार लें, मीन्स डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, टीकाकरण करवाएं। अब ये आपको सारे बीमारियों वाले क्वेश्चन में काम कर जाएंगे, तो इसे एक बार आप दोबारा अच्छे से देख लें। अब एक और लास्ट क्वेश्चन जो आपको मैं बता दूं, कि इनमें कुछ पूछते हैं कि क्रिकेट खेलने के नियम के बारे में बताइए। खेल नियम ये पूछते हैं, क्रिकेट खेलने के नियम के बारे में बताइए, या फिर बैडमिंटन खेलने के नियम के बारे में बताइए। तो आप जैसे खेलते हो वो लिख देना, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।